गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेपेटाइटिस। एक ऐसी बीमारी जो जिसने कई लोगों की जान ले ली है और एक ऐसी बीमारी जो कई तरह से जो है इंसानों के अंदर उनके एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, बॉडी के सेकंड ब्रेन को ख़राब कर देती है, जिसको हम कहते हैं लीवर। लीवर में होने वाली ये वाली बीमारी जो है वो कब होती है पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे इंसान के लीवर को पूरी तरह से डैमेज करती है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये कहो कि ये हमारी बॉडी का ऑफिस है जो पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। आप जो भी खाना खा रहे हो वो खाना बॉडी के अंदर स्टोमक से डाइजेस्ट होकर के इंटेस्टाइन में जाते हैं और उसके बाद में जब भी वो भोजन आपके इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड के सहायता से सबसे पहले वो भोजन जो है वो लीवर में जाता है और उस लीवर के द्वारा उस भोजन का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अगर वो भोजन डिटॉक्सिफाई नहीं होगा तो आगे जो है ब्लड में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है और बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन फैल सकते हैं। इसलिए लीवर आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। लीवर के बारे में ये भी है कि लीवर आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, मतलब मिक्स ग्लैंड है, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अंदर का जो है सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। बॉडी का इंटरनल ऑर्गन जो सबसे बड़ा है वो लीवर भी है, वो ही लीवर है। लीवर आपके शरीर के अंदर हार्मोन भी बनाता है, लीवर आपके शरीर के अंदर एंजाइम भी बनाता है और सबसे बड़ी बात कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर जो है वो बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन भी करता है। इसकी वजह से ही कैल्शियम मिलता है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसी लीवर के अंदर आप जो भी खाना खा रहे हो और आपके भोजन में ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज जा रहा है तो ये ग्लूकोज उस लीवर में जाके ही जो है ग्लाइकोजन में बदलता है हार्मोन के द्वारा, और वही ग्लाइकोजन जरूरत पड़ने पर वापस आपकी बॉडी में यूज भी होता है। इसका मतलब बिना लीवर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता और लीवर के अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं। जो मैंने काम बताया इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो लीवर के थ्रू कंप्लीट होते हैं। तो अब उस लीवर में अगर डिजीज प्रॉब्लम आ जाए, उस लीवर में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे काम अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्लड की कार्य प्रणाली समझते हैं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस रोग होता है वो लीवर में होता है और लीवर में ये रोग एक पीत वर्णक की वजह से होता है, एक बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है और उस बाइल पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन बनता कैसे है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ब्लड। और ब्लड जो है वो ब्लड सेल से बनता है और ब्लड सेल कहाँ से बनेगी? बोन मैरो से। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं बोन मैरो से। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं कि बोन मैरो से ब्लड कैसे बना और ब्लड में ऐसी क्या चीज़ है जो आगे जाके बिलीरुबिन यानी पीत वर्णक बनाती है और उसके बाद में किस तरह से जो है लीवर को खराब करती है और ब्लड में पीलापन आ जाता है, मतलब हम कह सकते हैं पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल्स हमारी अगर बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक बोन है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उनमें से जो ज़्यादातर जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर बीच वाले भाग में, सेंटर वाले भाग के अंदर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इधर इधर किनारों पर और इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाई जाती है और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? बोन मैरो। तो बीच वाला जो भाग है उसके अंदर भी बोन मैरो है, तो ये हम कह सकते हैं बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ये बोन मैरो जो आपको दिख रही है इसको कहते हैं येलो बोन मैरो। ये रेड कलर की, ये येलो कलर की है। किनारे पर जो बोन मैरो होती है ये बोन मैरो जो है वो रेड कलर की है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी हड्डियां जो है, हमारी जो बोन्स हैं, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट पाया जाता है, स्पंजी पार्ट, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो बॉडी का वो पार्ट है जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप की जो है ब्लड सेल बनाता है। ये जो बोन मैरो है, इस बोन मैरो के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हिमेटोपोएटिक टिश्यू। इसके अंदर एक पर्टिकुलर टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है हिमेटोपोएटिक टिश्यू। और ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर एक पर्टिकुलर सेल होती है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल। ठीक है, और ये स्टेम सेल जो है एक प्रकार की अनडिफरेंशिएट सेल है, एक ऐसी सेल जो डिफरेंशिएट
नहीं होती, लेकिन अगर होती है तो अलग अलग तरह की सेल बनाना शुरू करती है। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी लंबी हड्डी, फीमर ले लो, ह्यूमरस ले लो, ठीक है, या कोई वर्टिब्रा है जो कि अलग अलग छोटी छोटी हड्डियों से बनी है, तो इनके अंदर, हड्डी के अंदर क्या होता है, बोन मेरो। बोन मेरो दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं रेड बोन मेरो, एक को कहते हैं हम येलो बोन मेरो। अब जो रेड बोन मेरो है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टिश्यू पाया जाता है जिसको कहते हैं हिमेटोपोएटिक टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर एक पर्टिकुलर सेल होती है जिसको कहते हैं स्टेम सेल। ये स्टेम सेल जब डिफरेंशिएट होती है तो हम कह सकते हैं आगे जाकर के ये स्टेम सेल अलग अलग प्रकार की सेल बनाती है, और उन सेल में एक सेल होती है आरबीसी, एक सेल होती है डब्ल्यूबीसी, और एक सेल होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तीन टाइप की सेल बन गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और उसके बाद में बिंबाणु या उसको पट्टिकाणु भी कह सकते हैं। अब ये आरबीसी भी डायरेक्ट नहीं बनती है, इनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं कि पहले ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनेगी, फिर इरिथ्रोब्लास्ट बनेगी, फिर उसके बाद में प्यूब्रिब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, उसके बाद इरिथ्रोसाइट। तो अलग अलग तरीके से आरबीसी जो है वो बनती है। अब ये आरबीसी जो बनी है, ये आरबीसी आपके शरीर के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर, जो 100 ml जो ब्लड होता है, उस 100 ml ब्लड के अंदर इस आरबीसी का अमाउंट होता है 4.5 से 5.5 जो है मिलियन। ये आपके 100 ml ब्लड में आरबीसी की संख्या इतनी होती है। ठीक है, तो एक इंसान के 100 ml ब्लड में आरबीसी की मात्रा होती है 4.5 से 5.5 मिलियंस, यानी हम कह सकते हैं 45 लाख से 55 लाख। मेल में थोड़ी ज्यादा होती है, 55 से 60 लाख होती है, और फीमेल में जो है 45 से 55 लाख होती है। अब ये जो आरबीसी है, इसका जीवन होता है 120 दिन का। 120 दिन ये आरबीसी जीती है। 120 दिन बाद ये आरबीसी जो है इसी ब्लड स्ट्रीम से होते हुए चली जाती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन आपकी बॉडी के अंदर एक ग्रीन कलर का, या हम कह सकते हैं ऐसा ऑर्गन है जो इस आरबीसी को तोड़ता है, इस आरबीसी को खत्म करता है अगर वो मर जाती है तो। कुछ कारण, जैसे कि पहला कारण है जैसे आरबीसी का जीवन काल पूरा हो गया, यानी आरबीसी डेड हो गई, या आरबीसी डिफेक्टिव हो गई। डिफेक्टिव का मतलब होता है, मान लो कोई वायरस बैक्टीरिया आरबीसी को पहले से ही खराब कर दे, या किसी वजह से जो आरबीसी जब स्टार्टिंग में बन रही थी बोन मेरो से, उसी समय वो किसी वजह से हम कह सकते हैं डिफेक्टिव रूप में बनी, तो ये जो है अर्ली जो है डिफेक्टिव हो गई। तो इन तीनों वजह से, कौन कौन सी वजह, पहली वजह आरबीसी का जीवन काल पूरा हो गया, इट बिकम डेड, या फिर वो स्टार्टिंग में डिफेक्टिव बनी, या बाद में किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई। किसी भी कारण से अगर आरबीसी बॉडी में यूजलेस है, तो इस यूजलेस आरबीसी को, ये यूजलेस आरबीसी जो है सबसे पहले कहा जाती है स्प्लीन में। स्प्लीन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोलेसिथिन। ये लाइसोलेसिथिन एंजाइम आरबीसी को तोड़ेगा। जैसे आरबीसी टूटेगी तो आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन अलग होंगे तो हीमोग्लोबिन भी टूटेंगे, क्योंकि आरबीसी टूट रही है तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। जैसे ही हीमोग्लोबिन टूटेगा तो हम कह सकते हैं कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो है दो चीजें अलग होगी। एक को हम कहते हैं हिम, जो कि एक प्रकार का मेटेलिक पार्ट है फेरस वाला, और एक प्रोटीन पार्ट है जिसको कहते हैं ग्लोबिन। मलेरिया की बीमारी के अंदर जो पैरासाइट होते हैं वो हमेशा ग्लोबिन भाग को खाते हैं, और हिम भाग जो है वो एक जहर का रूप ले लेता है जिसको कहते हैं हिमोजॉय, जिसकी वजह से जो है सपनर डॉट्स वगैरह आसपास के स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो हिम और ग्लोबिन दो पार्ट्स बने, ये कब बने, जब आरबीसी लाइसोलेसिथिन एंजाइम की वजह से टूटी। स्प्लीन में आरबीसी टूट रही है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का शमशान घाट कहते हैं, इसको स्प्लीन को आरबीसी की कब्र भी कहते हैं। हम कह सकते हैं मरी हुई आरबीसी कहाँ देखने को मिलेगी, स्प्लीन में, जहां उनको तोड़ा जाता है। स्प्लीन जो है इनको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का शमशान घाट के नाम से जानते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ये जो हीम और ग्लोबिन दो भाग बने, ग्लोबिन एक प्रोटीन भाग होता है, जबकि हीम जो है वो एक नॉन प्रोटीन भाग है। हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ मेटेलिक पार्ट, एक प्रकार से जो है को फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो मेटल एक्टिवेटर के रूप में काम आता है। अब जो हिम भाग है, ये हिम भाग अभी बताया कि एक मेटल जैसा पार्ट है, तो ये बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वापस हीमोग्लोबिन बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड नंबर पे ग्लोबिन भाग है, ये ग्लोबिन भाग
एक प्रकार से ये समझा जाए कि ये पूरी तरह से नष्ट होता है। ग्लोबिन भाग के अंदर जो है एक इम्पोर्टेंट रिंग पाई जाती है जिसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। हम वापस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल्स ये हमारे पास था हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टूटा तो यहाँ पर एक तो बना हीम और एक बना ग्लोबिन, ठीक है। अब जो हीम है ये रीअब्जॉर्ब हो गया बॉडी के द्वारा, और ग्लोबिन जो है जो कि एक प्रोटीन भाग था, ये प्रोटीन भाग वाला जो ग्लोबिन है ये इसके अंदर एक रिंग पाई जाती है जिसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। और ये पोरफायरिन रिंग जब टूटेगी तब एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स बनना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है और उस पिगमेंट को हम कहते हैं बिलीवर्डिन। ग्रीन कलर का पिगमेंट बनता है बॉडी के अंदर और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसको कहते हैं बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन तो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन, ठीक है। फिर यही ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है ये जब टूटता है, इसका रिडक्शन जब होता है तब एक येलो कलर का पिगमेंट बनता है जिसको कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन इसका मतलब ये हुआ कि आपके पीत के अंदर, आपके बाइल जूस के अंदर दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं, एक बिलीवर्डिन और एक बिलीरुबिन। ये दोनों ही जो है बाइल पिगमेंट कहलाते हैं, बाइल पिगमेंट कहलाते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं पीत वर्णक, पीले वर्णक होते हैं। फाइनल इनका जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है। पहला पिगमेंट आपकी बॉडी में कौन सा बना? हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी का रंग रेड करता है। उसके बाद उसके टूटने से दूसरा पिगमेंट बना ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर में है, और उसके बाद में उसके टूटने से फाइनली जो है येलो कलर का पिगमेंट बना। अब ये जो येलो कलर का पिगमेंट है पीत वर्णक, यही पीत वर्णक आपके लीवर के अंदर एक जिस सेल में बन रहा है उसको कहते हैं हिपेटोसाइट। उस सेल का नाम है हिपेटोसाइट। और इस हिपेटोसाइट सेल के अंदर ये जो पीले रंग का वर्णक बना है, ये पीले रंग का वर्णक जो है ये उस सेल से होता हुआ गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लीवर की सेल के अंदर ही पीत वर्णक पाया जाता है। लीवर की सेल के अंदर बाइल बनता है, बाइल जूस बनता है, लेकिन जो पिगमेंट्स बने हुए बाइल पिगमेंट वो ब्लड में ही बन जाते हैं। इसका मतलब बिलीरुबिन लीवर में नहीं है, बिलीरुबिन जो है वो ब्लड में है। अब ब्लड से लीवर में आएगा, ब्लड से लीवर में आने वाला बिलीरुबिन जो है वो इनडायरेक्ट होता है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। जब वो ब्लड से लीवर में आ जाता है तो लीवर उसको डायरेक्ट में बदलता है, यानी अब वो वाटर में सॉल्युबल है और वो अब बॉडी से बाहर आ सकता है। तो ये इसको इस टाइप से समझते हैं कि देखो ब्लड के अंदर क्या थी? आरबीसी। आरबीसी जब टूटी तो किस में चली गई? टूटने के लिए स्प्लीन में। स्प्लीन के अंदर आरबीसी के अंदर टूटने के बाद हीमोग्लोबिन जो है वो टूटा। हीमोग्लोबिन ने पहले क्या बनाया? बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन जो है उसके बाद वो किस में बदल जाता है? बिलीरुबिन में। अब ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का डायरेक्ट बिलीरुबिन है। डायरेक्ट बिलीरुबिन का मतलब होता है कि ये बॉडी के अंदर अभी ब्लड के, ये अभी जो है ब्लड के अंदर है, ये अभी लीवर के अंदर नहीं गया, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये डायरेक्ट बिलीरुबिन जिसको हम कह सकते हैं ये अब लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद फिर ये बन जाए, मैंने गलत लिख लिया, ये जो आपको बिलीरुबिन दिख रहा है जो कि ब्लड के अंदर है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है। ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ये समझो कि आपके लीवर के अंदर आना है, अभी ब्लड में है। अब ये ब्लड से लीवर में चला गया और लीवर के अंदर जाने के बाद जब इसमें चेंजेस आते हैं अलग अलग करके, तो अब ये बन जाता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन में बदल जाता है। और ये जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है ये हम कह सकते हैं कि वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में कैसा होता है? सॉल्युबल। इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये पानी में मिक्स हो सकता है। और यही जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है ये आपके शरीर के अंदर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के बिलीरुबिन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन क्या है इसको एक बार वापस समझते हैं कि देखो आपके ब्लड से जो बिलीरुबिन बना है, ब्लड में आरबीसी थी, आरबीसी को स्प्लीन में जाके तोड़ा गया, हीमोग्लोबिन आए, हीमोग्लोबिन टूटे, ग्लोबिन बना, ग्लोबिन से पोरफायरिन रिंग बनी, उसके बाद बिलीवर्डिन बना और लास्ट में बिलीरुबिन। तो ये जो बिलीरुबिन बना है जो कि आपके ब्लड में है उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन।
और दूसरा बिलीरुबिन जो कि लीवर के अंदर गया है। अब ये जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है ये कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद फिर ये जो बदल गया तो ये किस में बदल गया, डायरेक्ट बिलीरुबिन में बदल गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिलीरुबिन ब्लड के कांटेक्ट में था वो ब्लड के एल्बुमिन प्रोटीन के कांटेक्ट, ब्लड के प्लाज्मा में एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ऑस्मोटिक प्रोटीन होता है जिसको कहता है एल्बुमिन। तो ये बिलीरुबिन जो है वो एल्बुमिन प्रोटीन के कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। और वही ये जो प्रोटीन दिख रहा है, जो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर्स लीवर में जाने के बाद बना है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब आपके यूरिन के थ्रू जो बॉडी से बाहर आ रहा है वो कौन सा बिलीरुबिन है, वो है डायरेक्ट। अब अगर किसी इंसान को हिपेटाइटिस हुआ, हम हिपेटाइटिस की कहानी वापिस बताते हैं। हिपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, लीवर में इंफेक्शन। हिपेटाइटिस में दो नाम आ रहे हैं, एक हिप और एक टाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। यहाँ पर देखो हिपेटाइटिस की अगर कहानी बताएं तो हिपेटाइटिस में दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो है आइटिस और एक है हेपा। हेपा का मतलब होता है लीवर, आइटिस का मतलब इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन। अब लीवर में इन्फेक्शन किसी की वजह से भी हो सकता है। हिपेटाइटिस वायरल और नॉन वायरल दो तरीके का होता है। हम अभी हिपेटाइटिस को पढ़ाने से पहले ये बता रहे हैं कि लीवर के अंदर बिलीरुबिन जो है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है, जिसकी वजह से पीलिया होता है, वो उसमें क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो अब बिलीरुबिन जो है इसमें चेंजेस आना शुरू होता है। ये बिलीरुबिन जो है इसके अंदर खराबी आना शुरू हो जाती है कुछ कारणों से। जैसे एक कारण बताता हूँ, मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूँ जो इन बिलीरुबिन को जो है खराब कर रहे हैं, इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं। ब्लड के अंदर मान लो कोई वायरस आ गया, वायरस हिपेटाइटिस वायरस हो सकता है, जैसे HAV हो सकता है, HAV हो सकता है, HBV हो सकता है, हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस ए वायरस, HCV हो सकता है, हिपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, या HDV हो सकता है, हिपेटाइटिस ई वायरस। इस तरह से जो है अलग अलग तरह के जो वायरस है, ये वायरस बॉडी के अंदर लीवर में जा रहे हैं तो एक तो लीवर खराब होगा, यानी हिपेटाइटिस का पहला कारण है वायरल डिसऑर्डर। दूसरा हिपेटाइटिस का कारण होगा नॉन वायरल डिसऑर्डर। हिपेटाइटिस सिर्फ वायरस से ही नहीं होता है, नॉन वायरल केस में भी हो सकता है। नॉन वायरल का मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपकी बॉडी की खुद की सेल जो है वो खुद की अपनी पास वाली सेल को ही पराया समझ के खत्म कर देती है। बॉडी एंटीबॉडी, हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी है वो फेल टू रिकॉग्नाइज इटसेल्फ इम्यून सिस्टम, खुद की एंटीबॉडी को जो है खुद की एंटीबॉडी नहीं दिखती है और वो एंटीजन समझ के खत्म कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बॉडी के अंदर सबसे भयानक डिसऑर्डर है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो है बॉडी को पूरा खराब कर देता है। डायबिटीज मेलिटस इससे जुड़ा हुआ है, टाइप 1 डायबिटीज जो है वो ऑटो इम्यून है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इससे जुड़ा हुआ है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जुड़ा हुआ है, हाशिमोटो डिजीज भी इससे, मसल्स का एक रोग है माइस्थेनिया ग्रेविस वो भी इससे जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में स्व प्रतिरक्षा रोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हिपेटाइटिस जो है वो किसी और वजह से भी हो सकता है। तो हमने बताया कि अब हिपेटाइटिस जो है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है। हिपेटाइटिस में वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, भूख लगेगी नहीं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम शुरू होगी, इंसान को उल्टियाँ होगी, इंसान को जो है उसका जो मल है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, पेल स्टूल है, यूरिन जो है वो डार्क कलर का हो जाता है। लेकिन इन सब के साथ एक सबसे बड़ा जो सिम्टम्स जो कि हिपेटाइटिस में देखने को मिलता है उस सिम्टम्स को कहते हैं जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं पीलिया। क्या कहेंगे, पीलिया। पीलिया या जॉन्डिस या पांडु रोग जिसको हम कहते हैं। तो ये जो रोग है ये हिपेटाइटिस के अंदर, ये रोग नहीं है, ये एक्चुअली में सिम्टम्स है। पीलिया कोई रोग नहीं है, पीलिया एक बॉडी के अंदर ये समझो एक सिम्टम्स है जो लीवर के खराब होने से, लीवर में बाइल जूस के बढ़ने से, लीवर में बिलीरुबिन के बढ़ने से होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई बढ़ता है तो बॉडी में दिक्कत आ जाती है। जब भी लीवर का टेस्ट कराओ, जैसे मान लो किसी इंसान के लीवर में खराबी है तो उसको सिर दर्द हो सकता है, उसको बार बार उल्टियाँ आ सकती है, उसको भूख नहीं लगेगी, उसके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम शुरू होगी, उसका जो मल है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा हल्का सा, उसके जो यूरिन है वो डार्क कलर का होता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर कभी भी दिखते हैं तो इन सिम्टम्स को हम कह सकते हैं कि भाई ये सिम्टम्स लीवर की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे
लैब के पास और लैब में जाकर के LFT करवाएंगे। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट जो LFT जो है वो 3 टाइप से लीवर के अंदर टेस्ट करता है। वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन देखेगा, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट, यानी वो आपकी बॉडी में इनडायरेक्ट जो बिलीरुबिन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्लड में बिलीरुबिन बना है वो इनडायरेक्ट है, तो उसके बारे में बताएगा, उसकी रिपोर्ट बताएगा। उसके बाद में फिर वो बताएगा डायरेक्ट बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन का अमाउंट बताएगा, और फिर इन दोनों का टोटल जो है बताएगा, जिसको हम कहते हैं टोटल सीरम बिलीरुबिन, टोटल सीरम बिलीरुबिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कि बिलीरुबिन जो है वो बॉडी के अंदर 3 तरीके से जांचेगा। अब थोड़ी देर पहले बताया था कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन वो बिलीरुबिन है जो आपके शरीर के अंदर ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका अमाउंट ज्यादा है, अगर किसी वजह से इनडायरेक्ट बिलीरुबिन आपके शरीर में ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, ब्लड में, क्योंकि ब्लड के अंदर ही इनडायरेक्ट बिलीरुबिन था, तो प्रॉब्लम ब्लड में है। इट मीन्स वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और वायरस की वजह से आरबीसी जरूरत से ज्यादा जो है डैमेज हो रही है, और जितनी ज्यादा आरबीसी टूटेगी तो हमने कहा बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम कहाँ है, ब्लड में है। पता चल जाता है कि वायरल प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा डायरेक्ट बिलीरुबिन, लीवर से जब इनडायरेक्ट बिलीरुबिन पास होता है तब बनता है डायरेक्ट बिलीरुबिन। अगर ये बिलीरुबिन बॉडी में ज्यादा है तो इसका मतलब हम कैसे लीवर में प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर क्या करता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन में बदलता है। अब अगर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन डायरेक्ट बिलीरुबिन में बन रहा है, और ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट तो बराबर है, उसके अमाउंट बराबर है, लेकिन डायरेक्ट बिलीरुबिन में दिक्कत आ रही है, वो अगर शरीर में ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कहाँ रिलेटेड है, लीवर में, कि लीवर उसको ढंग से नहीं बदल पा रहा है, उसका अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम किसमें, लीवर में। और अगर दोनों ही ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सीवियर केस हो सकता है। यानी ये थोड़ा सीवियर केस इसलिए है क्योंकि दोनों की मात्रा ज्यादा है, आने वाला इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज्यादा है, और उसके बाद में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जब लीवर में जाएगा तो लीवर से डायरेक्ट की मात्रा भी बढ़ सकती है या चेंज हो सकती है। हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर ओवरऑल पीत वर्णक जो है ज्यादा हो गए, ओवरऑल शरीर के अंदर बाइल जूस में दिक्कत आने लगी। जरूरत से ज्यादा बाइल जूस अगर बनेगा, बाइल जूस का निर्माण सिर्फ बाइल पिगमेंट से नहीं होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के टूटने से भी होता है। अगर जरूरत से ज्यादा बाइल जूस बॉडी में बन रहा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा बिलीरुबिन है। अगर जरूरत से ज्यादा बिलीरुबिन आपके शरीर के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि बाइल जूस भी जरूरत से ज्यादा बन जाएगा, वो एक क्रिस्टलाइन का रूप ले लेता है, और वो कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल है वो आपकी पीत की थैली में जम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलेसिस्टोकाइसिस। ठीक है, तो एक कोलेलिथियासिस भी कह सकते हैं, यानी पीत की थैली में पथरी हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि लीवर में बाइल जूस इतना बढ़ गया है कि वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर के पथरी पैदा करता है, जिसको हम कहते हैं गॉल स्टोन। और पीत की थैली में अगर पथरी हो जाती है तो पीत की थैली को ही निकालना पड़ता है, क्योंकि उसको हम इस टाइप से रिमूव नहीं कर सकते, पूरी थैली ही खराब हो जाती है और उसको निकालना पड़ता है। पीत या बाइल जूस हमारी बॉडी में फैट को इमल्सिफाई करता है, इनसॉल्युबल फैट को सॉल्युबल फैट में बदलता है। ठीक है, तो अब ये तो लीवर फंक्शन टेस्ट है। इस लीवर फंक्शन टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमें प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस। अब क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस है, तो क्या क्या लक्षण आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने लक्षण बताए कि पहला लक्षण तो क्या आएगा कि इंसान को भूख नहीं लगेगी, हम कह सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, या उसको कहते हैं एनोरेक्सिया, उसको एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। दूसरा उसको नोजिया हो जाएगा या वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी, उल्टी या हम कह सकते हैं नोजिया, नोजिया हो जाएगा। इसके अलावा इंसान को फैटिगनेस आएगी, थकान आएगी, फैटिगनेस हो जाएगी, इंसान को थकान आएगी। इंसान की जो इंटेस्टाइन है, उसकी जो आंतें हैं, उनमें एकदम से ऐसा लगेगा पेन होगा, दर्द होगा, जिसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम या इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट भी कह सकते हैं। एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये तो है सामान्य सिम्टम्स, ये तो है नॉर्मल सिम्टम्स। लेकिन अगर हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा हो रहा है और वायरस भी हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़े जो है लेट आने वाले सिम्टम्स भी होंगे, लेटर जो सिम्टम्स होंगे। अगर जरूरत से ज्यादा मान लो लीवर खराब हो गया तो हम कह सकते हैं कुछ और भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो जाएगा, इंसान को पीलिया हो जाएगा,
और जॉन्डिस होगा तो कैसे पता चलेगा? स्किन आपकी बॉडी में जो ऐसी स्किन है जो बिल्कुल थिन है, जो पतली स्किन है, वहां पर पीलापन आएगा, जैसे नाखून पीले हो जाएंगे, आंखों का जो व्हाइट भाग है स्क्लेरा वो जो है पीला हो जाएगा। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो है यूरिन पीले रंग का आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यूरिन जो है वो स्टार्टिंग में येलो कलर का आएगा, मूत्र पीले रंग का आएगा। लेकिन अगर पीलिया बहुत सीवियर केस का है, वायरस की वजह से हो रहा है, तो ये यूरिन जो है वो डार्क ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया बीमारी में भी यूरिन हवा के संपर्क में आते ही डार्क ब्लैक हो जाता है, इसमें भी यूरिन थोड़ा डार्क हो जाता है। इसके अलावा जो स्टूल है, जो मल है, वो पेल हो जाता है, पेल का मतलब हल्का सा व्हाइट हो जाता है। तो ये सिम्टम्स हेपेटाइटिस वायरस में देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस जो है रोग में देखने को मिलते हैं इफ इट कॉज बाय वायरस और नॉन वायरल। ठीक है, अब हेपेटाइटिस जो वायरस की वजह से होता है, तो हेपेटाइटिस के जो वायरस है वो जनरली 5 प्रकार के होते हैं, जनरली 6 प्रकार के होते हैं। इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई और जी। टोटल हेपेटाइटिस के जो वायरस है वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 में से जो जी वाला है वो इतना ज़्यादा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं किया हुआ है, तो हम इसको पढ़ने से पहले बाकी के 5 पढ़ लेते हैं। अब बाकी के जो 5 है, इनमें से जो ई और ए वाला हेपेटाइटिस है, यानी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस जो ई है, ये दोनों हेपेटाइटिस जो है वो नॉर्मली दूषित खाना खाने से होते हैं या हवा पानी से हो सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड से होते हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड से हो सकते हैं। वही हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये जो हेपेटाइटिस है ये पेरेंटेरल होते हैं। पेरेंटेरल का मतलब होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा नहीं होकर के दूसरे माध्यम से फैलेंगे। अगर कोई रोग आपके शरीर में खाना खाने के बाद हो रहा है, इसका मतलब वो दूषित हवा से हो रहा है, दूषित भोजन से हो रहा है, क्योंकि भोजन को हम कहाँ लेके जाएंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, अपने पाचन जो है नली है उसमें लेके जाएंगे। लेकिन अगर भोजन खाने से कोई रोग नहीं हो रहा है, वो किसी और माध्यम से फैल रहा है, मान लो वो ब्लड में इंजेक्शन दे दिया कोई, उसके थ्रू फैल रहा है, या कोई इन्फेक्टेड नीडल यूज कर रहे तब फैल रहा है, तो ऐसे रोग जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नहीं होकर किसी और माध्यम से फैलते हैं उनको कहते हैं पेरेंटेरल। और उनके अंदर कौन कौन हो सकता है? उनके अंदर बॉडी के फ्लूइड हो सकते हैं, जैसे इंसान का सीमन है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तब उस वीर्य के द्वारा भी ये फैल सकता है। इसके अलावा ये रोग जो है वो ब्लड के द्वारा फैलेगा। बॉडी के अंदर लिम्फ जो होता है, लिम्फ, इनके द्वारा भी होता है। तो हेपेटाइटिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इन हेपेटाइटिस के अंदर जो हेपेटाइटिस ए वाला है, हेपेटाइटिस अगर हम ए की बात करें तो इसके वायरस को कहते हैं HAV। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस ये आरएनए से बना हुआ ऐसा वायरस है जो कॉन्टामिनेटेड फूड से फैलता है। मतलब इसका जो माध्यम है वो है फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट का मतलब ये आपकी बॉडी में 2 माध्यम से जाता है, या तो माउथ के थ्रू या एनस के थ्रू। अब हेपेटाइटिस जो बी वायरस है उसको हम कहते हैं HBV। ठीक है, ये डीएनए बेस्ड वायरस है, इसके अंदर आरएनए नहीं होकर के डीएनए होता है। ये आपकी बॉडी में पेरेंटेरल तरीके से जाता है। पेरेंटेरल का मतलब अभी मैंने बताया कि ये ब्लड के माध्यम से या लिम्फ के माध्यम से जाएगा या सीमन के माध्यम से। सेम कंडीशन हेपेटाइटिस सी में होती है HCV। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है हेपेटाइटिस ए वायरस की तरह आरएनए बेस्ड होता है, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी की तरह जो है पेरेंटेरल होता है। कैसा होता है? पेरेंटेरल, मतलब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन पेरेंटेरल होता है। फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस भी जो है हेपेटाइटिस ए की तरह आरएनए बेस्ड होता है, लेकिन इसका जो इन्फेक्शन का मोड है वो बिल्कुल किसके जैसा होता है? बी की तरह होता है। फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV। हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो भी आरएनए बेस्ड होता है, लेकिन इसका जो इन्फेक्शन है हम कह सकते हैं वो बिल्कुल ए की तरह होता है, यानी फीकल ओरल रूट होता है। फीकल ओरल रूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ दिख रही है कि हेपेटाइटिस बी वायरस सिर्फ डीएनए से बना है, इसके अलावा कोई भी हेपेटाइटिस वायरस डीएनए से नहीं बना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हेपेटाइटिस ई वायरस है, ये वायरस प्रेग्नेंट लेडी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। प्रेग्नेंट जो लेडी है, गर्भधारित जो स्त्री है, उसको ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट उसकी बढ़ जाती है।
इसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसमें लीवर की क्रोनिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्रोनिक लीवर डिजीज सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी वायरस में होती है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो है बी जैसा ही सिम्टम शो करता है। इनके अलावा एक और वायरस है, हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस डी की अगर बात करें तो इसमें जो है बहुत सारी और भी दिक्कतें आ सकती है। डी और ई के अंदर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वैक्सीन भी नहीं बनती है। हेपेटाइटिस डी है, ई है, इनमें वैक्सीन भी बनना नहीं बन सकती, पॉसिबल जो है मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने हेपेटाइटिस वायरस के बारे में पढ़ा, या हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस रोग के बारे में पढ़ा कि हेपेटाइटिस रोग हमारे शरीर में कैसे होता है और किस तरह से बाइल पिगमेंट जो है वो बॉडी के अंदर बनकर के इस रोग को कॉज करते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स को कंटिन्यू सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोज बायोलॉजी से रिलेटेड नई नई बातें जो है वो आपको सीखने को मिले। धन्यवाद।